हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डीओ एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है ये दोनों ही कोर्सेज़ के लिए है, यानी बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। दोनों ही कोर्सेज के जो सब्जेक्ट है थर्ड सेमेस्टर में, जिसका नाम है एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया पॉलिटिकल थॉट्स। ये जो सब्जेक्ट है दोनों ही कोर्सेज में है सेमेस्टर थर्ड में। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है, चाहे आप बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हो या बीए ऑनर्स के हो। एंड हिंदी में इस सब्जेक्ट का नाम है प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक विचार। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग पूरी बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर कर रहे हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं एंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को कवर कर रहे हैं। एंड अगर आपने ये सारी वीडियोस देख ली तो आप अपनी फुल बुक को कवर कर लेंगे, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो 1 प्रोवाइड करवा दी है। आज की हमारी वीडियो 2 होने वाली है एंड उसके साथ में जो आपका सिलेबस होने वाला है वो भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे चेकआउट कर लीजिएगा। एंड अगर कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ जहाँ हमने वीडियो नंबर 1 को छोड़ा था उसी से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुस्मृति में मनु द्वारा प्रतिपादित हिंदू समाज कानूनी और आलोचनात्मक विश्लेषण करें। यानी जो मनुस्मृति है, जो ऋषि मनु द्वारा लिखी गई है, इसमें जो हिंदू सामाजिक जो कानून है उनकी जो आलोचना है वो आपको करनी है, आलोचनात्मक विशेषताएं बतानी है। तो किस तरह से आप इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, तो पहले हम देखेंगे भूमिका। इसमें आप लिखेंगे मनुस्मृति प्राचीन भारत का प्रमुख धर्मशास्त्र ग्रंथ है। यानी जो मनुस्मृति है वो बहुत ज़्यादा प्रमुख धर्मशास्त्र ग्रंथों में से एक है, जिसमें सामाजिक व्यवस्था, धर्म, न्याय, दंड नीति और राज्य के कर्तव्यों का विस्तृत विवेचना मिलती है। यानी मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, धर्म है, न्याय है और दंड नीति है और राज्य के जो कर्तव्य हैं, वो सारी चीज़ें मनुस्मृति में लिखी गई हैं। इसे हिंदू सामाजिक कानून का आधार माना गया है। मनु ने समाज को व्यवस्थित रखने हेतु न्याय बनाया, किंतु समय के साथ इसकी कई व्यवस्थाओं पर आलोचना भी हुई। यानी देखिए, जो मनु थे उन्होंने समाज की जो व्यवस्था है, समाज में जो अराजकता है उसको ख़त्म करने के लिए न्याय बनाया था, परंतु समय के साथ साथ उसकी कई चीज़ों की क्या होने लगी, आलोचना होने लगी। क्योंकि देखिए, जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे जो सिचुएशंस होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, वो भी बदल जाती हैं। तो उन्होंने उस टाइम के समय, उस टाइम की ज़रूरतों के अनुसार सारी चीज़ें परफेक्ट बनाई, बट जैसे जैसे समय बदला, लोगों की ज़रूरतें बदली, तो वो चीज़ें भी बदल गई। अब हम देखेंगे प्रमुख प्रतिपादन किस तरह से। अगर हम वर्ण व्यवस्था की बात करें तो समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। अगर आपने सुना होगा तो हिंदू धर्म को मेनली 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, जो कि हमारा कौन कौन से होते हैं, ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है, वैश्य होता है, शूद्र होता है। और ये चारों ही जो वर्णन किया गया है, या ये कहूँ जो डिवाइड किया गया है, वो मनुस्मृति में ही किया गया है। प्रत्येक वर्ण के लिए कर्तव्य और अधिकार निर्धारित किए गए हैं। यानी सभी वर्गों का क्या कार्य होगा, क्या उनका कर्तव्य है, क्या उनका दायित्व है और क्या अधिकार हैं, ये भी बताया गया है मनुस्मृति में ही। ठीक है, आगे अब हम देखेंगे आश्रम व्यवस्था। जीवन को 4 आश्रमों, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास में विभाजित कर धर्मनिष्ठ जीवन जीने की व्यवस्था की। यानी देखिए, जो हमारा पूरा जीवन होता है, पूरा जीवन चक्र है, उसे 4 आश्रमों में विभाजित किया गया। 4 आश्रमों में किस तरह से, जैसे कि ब्रह्मचार्य, जो कि ब्रह्मचार्य बन जाते हैं, किसी से शादी नहीं करते। दूसरा होता है गृहस्थ, यानी शादीशुदा वाला जीवन। तीसरा होता है वनस्पति, यानी जंगलों में घूमने वाले। और चौथे होते हैं सन्यासी, जो हर चीज़ से संन्यास ले लेते हैं, पूरी दुनिया से संन्यास ले लेते हैं। इस तरह से इन्होंने पूरे जीवन को वर्गीकृत किया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजा और राज्य का कर्तव्य। किस तरह से राजा को धर्म का रक्षक बताया गया है, जिसका दायित्व प्रजा की रक्षा और न्याय करना है। यानी जो राजा है वो धर्म का रक्षक है और उसे अपनी जो जनता है उसको एक तरह से न्याय देना और सुरक्षा प्रदान करना ही राजा का कर्तव्य होता है। और स्त्री की जो स्थिति है, इसमें आप लिखेंगे स्त्रियों को सदैव पुरुषों यानी पिता, पति या फिर पुत्र की अधीनता में रहने की बात की गई। यानी जो स्त्री होगी वो हमेशा ही या तो अपने पिता के या अपने पति के या फिर अपने पुत्र के अधीन ही रहेगी। ये बात बताई गई थी मनुस्मृति में। इसीलिए आगे चल के
इसकी जो आलोचना है वो भी की गई थी, और ख़ासकर नारीवादियों द्वारा। तो ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। अगर हम दंड नीति की बात करें तो अवरोध और पाप के लिए कठोर दंड निर्धारित किया गया, जिसमें वर्ण आधारित असमानताएं भी स्पष्ट थी। यानी देखिए यहाँ पर अवरोध और जो भी कोई पाप करेगा उसके लिए दंड भी बताया गया था, और ये बहुत ज़्यादा स्पष्ट था कि हाँ, इस गुनाह की यही सज़ा होगी। अगर आपने ये पाप किया, ये गलती की है, तो यही सज़ा आपको मिलनी ही है। ठीक है, अगर हम इसकी आलोचनात्मक विश्लेषण की बात करें तो इसमें पहला हम देखेंगे सकारात्मक पक्ष। देखिए मैंने आपको ये बात कितनी बार बताई है, जब भी हम कोई भी चीज़ करते हैं या फिर कोई भी चीज़ लिखते हैं तो पहले हम उसके पॉजिटिव पॉइंट लिखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं, पहले नकारात्मक पक्ष लिख देते हैं फिर सकारात्मक लिखते हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर हम किसी से नई से इंसान से मिल रहे होते हैं तो पहले हम उसे अच्छाइयाँ ही तो दिखाते हैं, बुराइयाँ तो बाद में दिखाते हैं। तो सेम पैटर्न हमारे एग्ज़ाम का भी होता है कि पहले हमें सकारात्मक पक्ष लिखने होते हैं, नकारात्मक उसके बाद लिखने होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे समाज को संगठित रखने के लिए एक निश्चित ढांचा प्रदान किया, ताकि समाज जो है वो संगठित रहे और सुव्यवस्थित तरीके से चल सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कर्तव्यों और मर्यादाओं पर जोर देकर सामाजिक अनुशासन को बल दिया गया है। यानी जो कर्तव्य होंगे और जो वो मर्यादा है उनको फॉलो ही करना है। ये एक तरह से बल की बात थी, या ये कहें एक बल प्रयोग ये किया जाता था कि हाँ, अगर तोड़ा तो बहुत बुरा दंड दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे राज्य और शासन के धर्म और न्याय पर बल। शासक नैतिक दायरे में रहा। यानी देखिए जो राज्य है और जो शासक है उन्हें दोनों को ही धर्म और नैतिक बल पर ध्यान दिया गया, ताकि जो शासक है वो नैतिक दायरे में ही रहे, ऐसा ना हो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर ले। ठीक है, और हम नकारात्मक पक्ष की बात करें तो चलिए नकारात्मक पक्ष देख लेते हैं। इसमें आप लिखेंगे वर्ण व्यवस्था ने जातिगत भेदभाव और असमानता को जन्म दे दिया। यानी जो वर्ण व्यवस्था है वो एक तरह से असमानताएं और भेदभाव को बढ़ाने का कार्य करती है, क्योंकि आगे चल के पहले तो ये थी कि जो भी आपको काम करना है आप वो वाली कैटेगरी में चले जाओ, वो आपकी वर्ण व्यवस्था बन जाएगी। बट फिर ये जन्म के आधार पर होगी, जिसने भेदभाव को और ज़्यादा बढ़ा दिया। नेक्स्ट अब हम देखें शूद्रों और स्त्रियों के अधिकारों को सीमित कर उन्हें अधीन बना दिया, और जो शूद्र थे और स्त्रियाँ थी इनके जो अधिकार थे उन्हें बहुत ज़्यादा सीमित कर दिया और एक तरह से अधीन ही बना दिया कि वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते थे। अगर स्त्री है तो उसे अपनी पिता की या फिर पुत्र की या फिर अपने पति की इजाज़त लेनी ही पड़ेगी, और अगर शूद्र है तो उसे अपने मालिक की इजाज़त लेनी पड़ेगी कोई भी कार्य करने के लिए। तो एक तरह से पूरी तरह से अधीन बना दिया था, पूरा जीवन ही उनका अधीन कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे दंड नीति में असमानता। उच्च वर्गों को हल्का और निम्न वर्गों को ठोस दंड। यानी देखिए अगर जो दंड नीति थी उसमें भी असमानताएं थी। अगर कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति है जो गुनाह करता है या ये कहूँ जो गलत कार्य करता है तो उसे हल्का दंड दिया जाएगा। अगर कोई निम्न वर्ग का है तो उसे कठोर और बहुत ज़्यादा बुरा दंड दिया जाता था। अगर हम इसकी सामाजिक गतिशीलता और समानता की वही भावना का अभाव होने लगा। यानी जो सामाजिक गतिशीलता है और जो समानता है उसकी जो भावना होती है वो एक तरह से ख़त्म होने लगी थी, क्योंकि हर कोई जो पावरफुल है उसी को सपोर्ट करने लगा था। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे मनुस्मृति ने प्राचीन समाज को दिशा दी और सामाजिक कानून का ढांचा प्रस्तुत किया, क्योंकि इसने एक्चुअल में दिशा दी थी और सामाजिक ढांचा भी दिया था। किंतु इसकी वर्ण आधारित कठोरता और स्त्री व शूद्रों के प्रति भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण मूल्य के विपरीत है। यानी देखिए जो सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन जो अछूत हैं या फिर जो निम्न वाला वर्ग था वो और जो स्त्रियां थी उन्हें बहुत ज़्यादा एक तरह से निम्न स्थिति में ला दिया और बहुत ज़्यादा उनकी कंडीशन ख़राब कर दी थी मनुस्मृति के द्वारा। इसीलिए इसे ऐतिहासिक संदर्भ में समझना आवश्यक है, ना कि आधुनिक लोकतांत्रिक समाज कसौटी पर। इसीलिए हम इसे सिर्फ ऐतिहासिक संदर्भ में पढ़ते हैं कि हाँ भैया इसने ये चीज़ें हमें प्रस्तुत की। अगर हम आधुनिक लोकतांत्रिक समाज की कसौटी पर देखेंगे तो इसमें तो बहुत सारी बुराइयां हैं, क्योंकि जो अछूत लोग थे और जो स्त्रियां थीं उन्हें बिल्कुल एक तरह से अधीन बना रखा था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मनुस्मृति में स्त्री की स्थिति पर कैसा विचार किया गया है। यानी देखिए मनुस्मृति जो है उसमें स्त्रियों की जो स्थिति है वो कैसी बताई गई है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देख लिया था कि कैसी स्थिति है, लेकिन अब हम इसे क्या करेंगे डिटेल में जानेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो आपको किस तरह से लिखना है मनुस्मृति में या फिर प्राचीन समाज में जो स्त्रियों की स्थिति थी। मेनली देखिए स्त्रियों की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा दयनीय रह चुकी है, तो आप इस बारे में हर जगह ये चीज़ लिख सकते हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा दयनीय थी।
बस कुछ ही सम्राट या कुछ ही ऐसे काल थे जिसमें स्त्रियों की जो स्थिति थी वो ठीक ठाक थी, पढ़ने वगैरह जा सकती थी, उन्हें थोड़े बहुत अधिकार थे। अदरवाइज़ कहीं भी ऐसी चीज़ें नहीं थी, हमेशा उन्हें दयनीय स्थिति में ही रखा गया था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। भूमिका से देखेंगे। भूमिका में आप लिखेंगे मनुस्मृति प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण धर्मशास्त्र है जिसमें सामाजिक व्यवस्था, धर्म और आचार विचार का विस्तार से उल्लेख है। यानी इसमें अभी हमने देखा क्या क्या है, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, धर्म है, आचार विचार हैं, उनके बारे में बताया गया है। इसमें स्त्रियों की स्थिति को लेकर विशेष विचार प्रस्तुत किए गए हैं, यानी स्त्रियों के ऊपर विशेषकर विचार किए गए हैं। इसमें एक और स्त्री को सम्मान दिया, वहीं दूसरी ओर उसे पुरुष आश्रित बनाकर उसे अधिक सीमित कर दिया। यानी देखिए, जो मनु हैं जिन्होंने ये मनुस्मृति लिखी है, उन्होंने एक तरफ स्त्री को तो सम्मान दिया है, क्योंकि स्त्री ही है जो किसी पुरुष को इस दुनिया में लाती है, उसे जन्म देती है, तो उन्होंने एक तरफ इसे सम्मान तो दिया, लेकिन दूसरी तरफ इसे पुरुष के अधीन भी कर दिया, जिसकी वजह से जो उसके अधिकार हैं उन्हें सीमित भी किया है। ठीक है, अगर हम प्रमुख विचारों की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे पुरुष आश्रिता। किस तरह से मनु ने कहा कि स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं रह सकती, पिता के संरक्षण में बचपन, पति के अधीन युवावस्था और पुत्र के अधीन वृद्धावस्था में ही उसे जीना चाहिए। यानी देखिए, मनु ने कहा कि जो स्त्री है वो कभी भी स्वतंत्र नहीं रह सकती। पहले पिता के अधीन रहती है जब वो बचपन में रहती है, फिर पति के अधीन हो जाती है जब वो जवानी की अवस्था में आती है, फिर वो पुत्र के अधीन आ जाती है जब वो बुढ़ापे में आती है। तो ये सारी चीज़ें मनु ने बताई थी। और अगर आप ये अपने समाज में या फिर आज के समाज में ये चीज़ देखेंगे तो ये चीज़ एक्चुअल में वर्क करती है, क्योंकि आज का समाज हमारा ऐसा ही है। जो बचपन होगा उसमें पिता के समक्ष होती हैं लड़कियां, पिता के अधीन होती हैं, फिर जैसे ही वो बड़ी होती हैं, जवान होती हैं, युवा अवस्था में आती हैं, तो उनकी शादी कर दी जाती है और फिर वो पति के अधीन हो जाती हैं, जो भी बात माननी है पति की माननी है। जब वो वृद्ध अवस्था में जाती हैं तो पुत्र के अधीन हो जाती हैं, क्योंकि पुत्र बड़ा हो जाता है और फिर पुत्र अपनी चलाता है। तो कब स्वतंत्र हुई स्त्री? स्त्री तो स्वतंत्र हो ही नहीं पाई। तो यही मनु ने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सम्मान और पवित्रता का दृष्टिकोण। किस तरह से स्त्रियों को गृह लक्ष्मी और पूज्य बताया गया। जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवता प्रसन्न रहते हैं। प्रकार की उपयुक्त भी मनुस्मृति में मिलती है। यानी देखिए, एक तरह ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी तरफ मनुस्मृति में जो स्त्री हैं उन्हें गृह लक्ष्मी या फिर पूजा योग्य बताया गया है, कि जो एक तरह से स्त्री है उसे गृह लक्ष्मी यानी घर की लक्ष्मी माना जाता है, या फिर वो एक ऐसे है कि उसकी पूजा की जा सकती है। और जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहीं देवी देवता जो हैं वो आते हैं, वो एक तरह से प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं उस घर से। तो एक तरह से उनकी जो इज्जत है वो भी करने के लिए मनुस्मृति में बोला गया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे शिक्षा और धार्मिक कर्मों से वंचित। किस तरह से स्त्रियों को वेद अध्ययन और वैदिक यज्ञों से अधिकार नहीं दिया गया, उनका धर्म पति सेवा और गृह कार्य माना गया। यानी देखिए, जो स्त्री हैं उन्हें शिक्षा वगैरह या फिर जो वेद अध्ययन है या फिर वेद जो यज्ञ हैं उन सभी से दूर रखा गया है। उन्हें ये अधिकार नहीं थे कि वो यज्ञ करें, शिक्षा ग्रहण करें। उनका सिर्फ जो धर्म था वो पति सेवा या फिर जो गृह के कार्य होते हैं, खाना वाना पकाना, बच्चों को पालना, बच्चों को एक तरह से पालन पोषण करना, बस यही कार्य उनके लिए बनाया गया था। अगर हम संपत्ति और अधिकारों की बात करें तो स्त्रियों को सीमित संपत्ति अधिकार, स्त्री धन प्रदान किया गया, किंतु स्वतंत्र आर्थिक शक्ति नहीं दी गई। यानी स्त्रियों को एक तरह से सीमित जो संपत्ति अधिकार है, जिसे हम स्त्री धन कहते हैं, आज की लैंग्वेज में हम उसे दहेज बोल देते हैं, तो स्त्री धन जो है वो प्रदान किया गया, लेकिन जो आर्थिक शक्ति है वो कभी नहीं दी गई। अगर हम नैतिक मर्यादा की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे की सूचिता और प्रतिवर्ता धर्म को उच्च स्थान दिया गया। अविवाहित या प्रतिवर्ता धर्म से विचलन को गंभीर माना गया। यानी जो अविवाहित है या फिर जो प्रतिवर्ता है उसे धर्म से विचलित गंभीर माना गया, कि अगर वो कहीं और भटक रही है, यानी अगर उसका ध्यान किसी और चीज़ में जा रहा है, जैसे कि पढ़ाई हो गई या फिर खेती वगैरह हो गई, तो उसे बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से लिया जाता था कि स्त्री जो है वो सिर्फ घर के कार्यों के लिए या फिर बच्चों को संभालने के लिए बनी है और कुछ नहीं, या फिर अपने पतियों की सेवा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे आलोचनात्मक दृष्टिकोण। इसमें आप लिखेंगे मनुस्मृति ने स्त्रियों को पूजा स्थान दिया, किंतु वास्तविकता में उसकी स्वतंत्रता नकार दी। यानी मनुस्मृति में जो स्त्री हैं उन्हें पूजा का तो स्थान दिया कि हाँ भैया स्त्रियों को पूजना है, लेकिन
जो रियलिटी है उसमें स्वतंत्रता का अधिकार भी स्त्रियों से छीन लिया था। स्त्रियों को शिक्षा, राजनीति और स्वतंत्र निर्णय से वंचित कर सामाजिक असमानताएं कायम करी। यानी स्त्रियों को ना तो शिक्षा दी जाती थी, ना राजनीति, और जो स्वतंत्र निर्णय होते हैं उनसे भी वंचित कर दिया था। अगर हम पितृसत्तात्मक सोच को संस्थागत रूप दिया, और यही है जिससे पितृसत्तात्मक जो सोच है वो विकसित हुई, और आज भी आप हमारे समाज में ये चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कितने टाइम पुरानी से वो चीज़ें चलती आ रही हैं, तो उन्हें थोड़ी सी चेंज करने की ज़रूरत है, मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज की जो लड़कियां हैं वो लड़के या फिर लड़कियों से कोई कम नहीं है। हर कोई हर चीज़ कर सकता है, यानी हर जो मुकाम है वो हासिल कर सकता है, चाहे लड़की हो या फिर लड़का हो। ठीक है, बस योग्यता होनी चाहिए। चलिए अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे, स्मृति में स्त्रियों की स्थिति विरोधाभासी रही, एक और उसे देवी तुलना सम्मान दिया गया। यानी एक और तो उनकी जो स्थिति है वो विरोधाभासी रही, वहीं दूसरी ओर उन्हें देवी की तरह एक तरह से सम्मान दिया गया कि हाँ भैया उनकी पूजा करनी है। दूसरी ओर उसकी स्वतंत्रता और अधिकारों पर अंकुश भी लगाया गया। यानी दूसरी ओर क्या किया गया, जो उसकी स्वतंत्रता है, जो उसके अधिकार हैं, उनको रोका गया। इस दृष्टिकोण से मनुस्मृति का स्त्री विचार प्राचीन समाज की सीमाओं को दर्शाता है, और यही चीज़ है जो हमारी प्राचीन जो समाज है उसकी जो एक तरह से सीमाएं हैं उनको दिखाने का कार्य करता है, जो आधुनिक असमानता और स्त्री स्वाधीनता की अवधारणा से मेल नहीं खाता। और यही चीज़ है जो स्त्रियों की असमानता या फिर स्त्रियों की जो अस्वीकारिता है उससे एक तरह से मेल नहीं खाता। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बृहस्पति द्वारा निर्धारित शासन काल के विभिन्न आयामों का परीक्षण कीजिए। यानी बृहस्पति द्वारा जो निर्धारित शासन काल है उसके जो विभिन्न आयाम हैं उनका आपको परीक्षण करना है, उनके बारे में बताना है। चलिए देखेंगे भूमिका से। भूमिका में आप लिखेंगे, प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतन में बृहस्पति का विशेष स्थान है। यानी इनका भी एक तरह से हम कह सकते हैं विशेष स्थान रखते हैं। अर्थशास्त्र और राज्यशास्त्र के महत्वपूर्ण आचार्य माना जाता है। यानी जो बृहस्पति जो हैं इन्हें अर्थशास्त्र और जो राज्य शास्त्र है इनके एक तरह से महत्वपूर्ण आचार्य माना जाता है। बृहस्पति ने शासन व्यवस्था, दंड नीति और अर्थनीति पर विचार प्रस्तुत किया। यानी इन्होंने जो शासन व्यवस्था होती है, दंड नीति होती है, अर्थनीति होती है, इन पर एक तरह से इनके बारे में बताया है। उन्होंने राजनीति का व्यवहारिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण स्पष्ट झलकाया है। यानी राजनीति का जो व्यवहारिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण है उसे स्पष्ट रूप से दिखाने का कार्य किया है। अगर हम इसके प्रमुख आयामों की बात करें, आयाम क्या है, तो इसमें पहला आप लिखेंगे राजा का स्वरूप और कर्तव्य। किस तरह से जो राजा का स्वरूप है और उसका कर्तव्य है, इसमें आप लिखेंगे राजा को राज्य का केंद्र अंग माना गया है, क्योंकि राजा ही एक ऐसा है जो केंद्र में होता है। उनका प्रमुख कार्य प्रजा की रक्षा, न्याय की स्थापना और धर्म का पालन करना होता है। राजा का यही कार्य है और यही उसका धर्म कहलाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, राजा को नीति, दंड और अर्थ पर समान ध्यान देने की सलाह दी गई। यानी ऐसा ना हो कि राजा जो है वो नीति बना रहा है बट दंड और अर्थ पर ध्यान ही नहीं दे रहा। तो सारी चीज़ें, चाहे वो नीति हो, दंड हो, अर्थ हो, सारी चीज़ों पर समान ध्यान देना चाहिए राजा को, ताकि जो शासन है वो सुव्यवस्थित चल सके। अगर हम दंड नीति की बात करें, जो दंड नीति है उसमें आप लेंगे, बृहस्पति ने कहा कि प्रजा तभी अनुशासन में ही रहती है जब दंड व्यवस्था प्रभावी हो। यानी शासन, अगर जो शासक है वो शासन सही से चलाना चाहता है तो दंड व्यवस्था भी अच्छी ही होनी चाहिए, यानी सही होनी चाहिए। अगर सही दंड व्यवस्था नहीं होगी तो कोई भी अनुशासन का या जो शासन है उसका पालन नहीं करेगा। जो कानून है उनका पालन करने के लिए दंड व्यवस्था भी होनी चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, दंड का उद्देश्य प्रतिरोध नहीं बल्कि समाज में शांति और व्यवस्था स्थापित करना है। यानी अगर तुम दंड किसी को दे रहे हो तो उससे बदला लेने के लिए कभी भी तुम उसे दंड नहीं दे सकते, बल्कि समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही दंड दिया जाता है। दंड को धर्म संगत और न्याय संगत होना चाहिए। यानी जो दंड होगा वो धर्म संगत हो और न्याय संगत हो। ऐसा नहीं है तुम जो ब्राह्मण है उसे कम दंड दे रहे हो सेम गुनाह के लिए या सेम जो गलती है, और जो
शूद्र है उसे ज़्यादा दंड दे रहे हो सेम गलती के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अर्थ और कोष की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे राज्य संचालन के लिए संपत्ति और कोष का सुदृढ़ होना आवश्यक है। यानी अगर संचालन चाहते हो राज्य का तो संपत्ति और जो कोष है यानी जो एक तरह से जो खजाना है वो पूरा होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम उसे सुव्यवस्थित चला सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कर व्यवस्था का संतुलन और प्रजा से कर वसूलने में न्याय का पालन करना शासक का कर्तव्य है। यानी जो कर व्यवस्था है और जो प्रजा है उससे कर वसूलना एक तरह से न्याय का जो शासक है उसका कर्तव्य माना जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे आर्थिक समृद्धि को राज्य की स्थिरता का आधार माना गया है। यानी जो आर्थिक समृद्धि आर्थिक रूप से राज्य बढ़ता है तो वो ही राज्य की जो स्थिरता है उसका आधार होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे न्याय व्यवस्था किस तरह से बृहस्पति ने न्याय को धर्म और शास्त्र पर आधारित माना। यानी इन्होंने न्याय को धर्म और जो न्याय है उस पर आधारित माना है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे न्यायाधीश और राजा का दायित्व है कि वह पक्षपात रहित होकर निर्णय ले। यानी जो भी राजा है या न्यायाधीश है वो किसी का भी पक्ष ना ले, पक्षपात होकर न्याय करे ताकि किसी के साथ भी भेदभाव ना हो। नेक्स्ट अब हम देखें न्याय के बिना राज्य अराजक हो जाता है। यानी अगर न्याय ना हो तो राज्य जो है वो अराजक हो जाता है, वहाँ पर जो एक तरह से दंगे फसाद है ऐसी सिचुएशन बन जाती है। अब हम देखेंगे प्रजा का महत्व। प्रजा का क्या महत्व है तो इसमें आप लिखेंगे प्रजा को राज्य की आत्मा बताया गया है, क्योंकि प्रजा ही जो है वही तो कोई राज्य बनाती है। अगर प्रजा ही नहीं होगी तो राज्य किस काम का होगा, तो प्रजा से ही जो है वो राज्य बनता है। प्रजा की भलाई और सुरक्षा की शासन की सफलता का मानक है। यानी जो प्रजा है उसकी जो भलाई है उसकी जो सुरक्षा है वही शासन की जो सफलता है उसको माना जाता है। यदि प्रजा दुखी हो तो राजा का शासन ठीक नहीं हो सकता। यानी अगर प्रजा जो है वो दुखी है, वो अपने राजा से खुश नहीं है, तो इसका मतलब है का जो शासन है वो ठीक नहीं है, उसे बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे बृहस्पति का शासन चिंतन राजनीति को धर्म अर्थ और दंड के त्रिकोणीय आधार रखता है। यानी जो बृहस्पति ने राजनीतिक चिंतन बताया है उसमें धर्म अर्थ और दंड इन तीनों बातों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। उनके दृष्टिकोण व्यवहारिक था, उनका जो दृष्टिकोण था वो व्यवहारिक था, और उन्होंने कहा कि राजा जो है उसे शक्तिशाली होना चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए और प्रजा रहित होना चाहिए, कि वो अपनी प्रजा के बारे में सोचे। इस प्रकार बृहस्पति के विचार प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन को यथार्थवादी और लोक कल्याणकारी स्वरूप प्रदान करते हैं। और ये जो है ये सारी ही चीज़ें मिलकर जो एक तरह से प्राचीन राजनीति को ये जो बृहस्पति हैं इनके जो विचार हैं ये यथार्थवादी और लोक कल्याणकारी स्वरूप प्रदान करते हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं सेकेंड पार्ट को। अब हम जो थर्ड पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो आप वीडियो को लाइक करके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड फॉर मोर वीडियोस आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मेरी अपकमिंग वीडियोस आएँ तो आप उन्हें देख पाएँ और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर पाएँ। एंड आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आप अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम जो चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल में ही आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करवा दिए, तो चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं, जहां पर आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। एंड इन सभी का लिंक आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। अगर कोई अभी क्वेरी हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिएगा। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये वीडियोज़ आपके फ्रेंड्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।